दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार क्या मिडिल क्लास के लोगों और मुसलमान वर्ग पर है? क्या कहते हैं समीकरण? इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव कोई बहुत बड़ा दंगल नहीं माना जाता है, फिर भी ये चुनावी जानकारों के लिए हमेशा दिलचस्प रहता है। ये राजनीतिक लचीलेपन का पैमाना है। 2014-15 के बाद से ये और भी दिलचस्प हो गया है। तब दिल्ली ने विधानसभा में आम आदमी पार्टी को और लोकसभा में बीजेपी को चुना था। कई लोग अभी भी दिल्ली के चुनाव को आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत में दिल्ली में हमेशा से द्विध्रुवीय मुकाबला रहा है और ये मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस का कोई खास दमखम नहीं दिखता है। अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो 2020 के चुनाव में 70 में से 55 सीटों पर प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से जीत मिली थी, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें से 51 सीटें आम आदमी पार्टी ने और 4 बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। सिर्फ 15 सीटों पर ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। और देखिए, दिल्ली के नतीजे क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय दलों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। दिल्ली के मतदाता प्रांतीय विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों के दबदबे को दर्शाते हैं। हालांकि बीजेपी पिछले आम चुनाव में सीटें कम होने के बावजूद भी लोकसभा में अपना दबदबा बनाए हुए है। आपका यानी कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली पर कब्जा करना काबिले तारीफ भी है। राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि बीजेपी की अपार लोकप्रियता के सामने आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। बीजेपी के उदय और दबदबे का कारण मध्य वर्ग का समर्थन माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की शुरुआत अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और दिल्ली के मध्य वर्ग के भारी समर्थन से ये धारणा जो है वो टूटती है कि मध्य वर्ग एक ही पार्टी को वोट देता है। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है कि रेवड़ी राजनीति के आरोपों ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। चुनाव नतीजे ये बताएंगे कि गरीबों को मुफ्त की चीजें देकर के आम आदमी पार्टी का मध्यम वर्गीय वर्ग में समर्थन घटा है या फिर नहीं। मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चुनाव में बीजेपी का समर्थक है। यह भी साफ नहीं है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में शहरी गरीबों का समर्थन पाकर आपने मध्य वर्ग को नाराज किया है या नहीं। आपके वर्ग गठबंधन यानी कि क्लास अलायंस ने कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों को दिल्ली की राजनीति से बाहर कर दिया है। राहुल गांधी की रैलियों से पता चलता है कि कांग्रेस इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कांग्रेस और आप का गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस की रैलियां दलितों और मुसलमानों को लुभाने में जुटी है, जो शहर के गरीबों का एक बड़ा हिस्सा है और खास करके पूर्वी इलाकों में। आपके सामाजिक गठबंधन में सेंध लगाने की ये रणनीति बीजेपी को आपसे वोट शेयर छीनने में मदद कर सकती है, लेकिन शहर के दूसरे हिस्से में इसका कितना असर होगा? शायद ज्यादा नहीं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली का चुनाव एक बार फिर द्विध्रुवीय मुकाबला होगा। मुस्लिम समुदाय का समर्थन खोने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलने पर आप खुद को ही जिम्मेदार ठहरा सकती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस को समर्थन भी पक्का नहीं है। मुसलमान शायद ही कभी एकजुट होकर के वोट देते हैं और इस बार भी ऐसा होने की संभावना कम है। फिर भी आपने खुद को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सफलतापूर्वक पेश किया है और ऐसा करके उसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दिनों से चिपके अपने बोझ को उतार दिया है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन क्षेत्रीय दलों के दबदबे को रेखांकित करता है। नतीजे ये भी दिखाएंगे कि दिल्ली के मध्य वर्ग की आकांक्षाएं कितनी बदली है। क्या वो अब भी बीजेपी के लोकसभा में दबदबे के बावजूद राज्य में एक विपक्षी पार्टी की चाहत रखता है? यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार से खुश है, जब तक कि उसके नेता विधानसभा के जरिए शहर में सेवाओं पर नियंत्रण रख सकें। कई विश्लेषकों ने मध्य वर्ग को किसी न किसी पार्टी का समर्थक मानकर खारिज कर दिया है, लेकिन आपके 10 साल के प्रयोग से पता चलता है कि मध्य वर्ग राजनीतिक रूप से कितना चतुर है। वो किसी भी पार्टी के गुलाम हुए बिना अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ प्रयोग करने को तैयार है। दिल्ली का मध्य वर्ग 2025 में अपनी चतुराई कैसे दिखाएगा, ये हमें रिजल्ट के दिन पता चलेगा।